तो आज हम जिस कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं वो वो भारतीय साहित्य के सबसे कीमती नगीनों में से एक है, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। ईदगाह। हाँ। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे स्कूल में कभी न कभी पढ़ा जरूर है पर आज हम सिर्फ इसे याद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इसकी परतों को खोलना, ये समझना कि कैसे प्रेमचंद ने एक छोटे से बच्चे और उसके सिर्फ 3 पैसों से हाँ, सिर्फ 3 पैसे। गरीबी, त्याग और बचपन के मनोविज्ञान पर इतनी गहरी और असरदार बात कह दी। बिल्कुल सही कहा। ईदगाह को अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो बहुत ही एक सीधी सादी सी कहानी लगती है। हाँ, कि एक बच्चा मेले गया। हाँ, बच्चा मेले जाता है और अपनी दादी के लिए खिलौने नहीं बल्कि एक चिमटा खरीद लाता है, बस। लेकिन इसकी जो असली खूबसूरती है ना, हाँ, वो इसके अंदर छिपे हुए गहरे मतलबों में है। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक घटना नहीं बता रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हालात एक बच्चे को उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना देते हैं। सही बात है। तो ये कहानी जितनी हामिद के प्यार की है उतनी ही कहीं ना कहीं उसकी छीनी हुई मासूमियत की भी है। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो ईद के एक बेहद खुशनुमा माहौल से होती है। हाँ, बहुत खूबसूरत वर्णन है। प्रेमचंद प्रकृति का, गांव की रौनक का ऐसा जिक्र करते हैं कि लगता है मानो पूरी कायनात जश्न मना रही है। पर उसी जश्न के बीच वो एक झटके में हमें अमीना की कोठरी में ले आते हैं। बिल्कुल, जहां ईद की सुबह रोना धोना मचा हुआ है। ये जो कंट्रास्ट है, ये तजाद कहानी के लिए कितना जरूरी है। अरे ये तो बुनियाद है पूरी कहानी की, इसके बिना ये कहानी खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा। देखिए, एक तरफ बच्चों का वो बेफिक्र उत्साह है, उन्हें घर में क्या चल रहा है, क्या चिंताएं हैं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे खर्च करने की आजादी। और फिर ठीक उसी के सामने हामिद की दुनिया है। उसे अपनी बूढ़ी दादी अमीना के दुख का कहीं ना कहीं एहसास है। हाँ। प्रेमचंद इसी विरोधाभास से, इसी कॉन्ट्रास्ट से कहानी में वो तनाव पैदा करते हैं जो हमें आखिर तक बांधे रखता है। एक सार्वजनिक उत्सव और एक व्यक्तिगत दुख का ये टकराव ही हामिद के किरदार को वो गहराई देता है। और हामिद का किरदार कमाल का है। वो अपनी गरीबी को देखता कैसे है? वो दुखी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक उम्मीद में जी रहा है कि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीजें लाने। ये सिर्फ एक बच्चे का भोलापन है या फिर जिंदा रहने का एक तरीका? ये जिसे हम साइकोलॉजिकल रियलिज्म कहते हैं ना, हाँ। उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि एक बच्चा जो बहुत मुश्किल हालात में है, वो उनसे निपटने के लिए कैसे अपनी एक अलग ही सच्चाई गढ़ लेता है। ये जो उम्मीदें हैं, ये उसके लिए एक कवच की तरह हैं, एक शील्ड जो उसे कठोर हकीकत की चुभन से बचाती है। सही बात है। वो जानता है कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, जो उसके दोस्तों के मुकाबले कुछ भी नहीं, पर उसकी जो आशाओं का खजाना है ना, बिल्कुल, वो सबसे बड़ा है। और यही उम्मीद उसे मेले तक खींच ले जाती है। तो अब मेला शुरू होता है। हाँ, सफल शुरू होता है ईदगाह का। बच्चे शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को, कॉलेज को, क्लब घर को देखकर हैरान हैं और यहाँ प्रेमचंद बच्चों की बातचीत के जरिए समाज पर कुछ बहुत हल्की लेकिन गहरी टिप्पणियां करते हैं। बिल्कुल। जैसे जब मोहसिन पुलिस वालों के बारे में कहता है कि वो खुद चोरी करवाते हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों की बातें हैं या ये प्रेमचंद का समाज पर एक कटाक्ष है? अरे ये प्रेमचंद की खासियत है, यही तो उनका स्टाइल है। वो बच्चों की मासूमियत की आड़ में उस पूरी व्यवस्था पर, उस सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा कर देते हैं। हाँ। जब एक बच्चा कहता है कि सिपाही पहरा देते हैं, तो दूसरा फौरन क्या कहता है? तभी तो चोरियां होती हैं। हाँ, सही है। और फिर वो अपने मामू का उदाहरण देता है कि 20 रुपए की तनख्वाह पाते हैं पर 50 रुपए घर भेजते हैं, और पूछो तो कहते हैं अल्लाह देता है। अब सोचिए, ये बच्चों की बातचीत के जरिए उस दौर के भ्रष्टाचार पर एक सीधी चोट है, और ये किसी बड़े के कहने से कहीं ज्यादा असरदार लगती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आते हैं मेले के उस हिस्से पर जहां हामिद का, कह सकते हैं कि असली इम्तिहान शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। झूले हैं, चरखियां हैं, खिलौने हैं, उसके दोस्त अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और 3 पैसे वाला हामिद वो बस दूर खड़ा है। उसके मन के अंदर उस वक्त क्या चल रहा होगा? देखिए, यहीं पर प्रेमचंद हमें एक बच्चे के मन के अंदर के द्वंद्व को, उस कश्मकश में दिखाते हैं। वो खुद को समझा रहा है। वो सोचता है अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब ये सोचिए, ये एक 4-5 साल के बच्चे का वाक्य नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति की सोच लगती है। वो खिलौनों को देखकर ललचाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ललचाता, पर फिर खुद को तर्क देता है,
मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। तो ये सिर्फ अंगूर खट्टे हैं वाली बात नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जरूरत और इच्छा के बीच चुनाव करने की एक शुरुआती ट्रेनिंग है जो गरीबी उसे दे रही है। और यहाँ पर जो खिलौने हैं, सिपाही, वकील, भिश्ती, धोबिन, ये भी तो एक तरह से समाज के अलग-अलग किरदारों के प्रतीक हैं। क्या इनके चुनाव में भी कोई मतलब छिपा है? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। ये जो खिलौने हैं ये असल में सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। अच्छा? सिपाही और वकील ये ताकत का प्रतीक हैं। भिश्ती और धोबिन ये सेवा करने वाले वर्ग का। बच्चे उन्हीं खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं जिन्हें वो अपने आसपास की दुनिया में एक अहमियत रखते हुए देखते हैं। लेकिन हामिद इन सब से अलग एक ऐसी चीज चुनेगा जो इस सामाजिक ढांचे का हिस्सा नहीं बल्कि घर की जरूरत का हिस्सा है। और बस यहीं से इसका रास्ता बाकी बच्चों से एकदम अलग हो जाता है। खिलौनों और मिठाइयों से जो उसे एक तरह का तिरस्कार मिलता है, उसके बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हामिद लोहे की दुकान पर रुकता है। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, एक बच्चे के लिए लोहे के चिमटे में क्या आकर्षण हो सकता है? कुछ भी नहीं, जीरो। और यही इस कहानी को महान बनाता है। सही है। हामिद के लिए भी उस चिमटे में कोई आकर्षण नहीं था जब तक कि उसे अपनी दादी का ख्याल नहीं आया। हाँ। जैसे ही उसे वो तस्वीर याद आई कि रोटियां सेकते हुए दादी की उंगलियां जल जाती हैं, बस वो बेजान चिमटा उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती खिलौना बन गया। क्या बात है। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि प्रेम और सहानुभूति कैसे एक बेजान वस्तु में भी जान डाल देते हैं। अब वो चिमटा सिर्फ लोहा नहीं है, वो हामिद के प्यार का, उसकी फिक्र का और उसके त्याग का एक प्रतीक बन गया है। और वो अपने 3 पैसे जो उसकी कुल जमा पूंजी है उस चिमटे पर खर्च कर देता है। ये एक बच्चे के लिए मतलब बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। वो अपनी फौरी खुशी के ऊपर एक स्थायी उपयोगिता और एक इमोशनल संतुष्टि को चुन रहा है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो ये फैसला बस यूं ही कर लेता है, वो इसका पूरा हिसाब किताब लगाता है अपने मन में। हाँ, वो सोचता है दादी चिमटा देख के कितनी खुश होंगी। हाँ। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात जो वो सोचता है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। हाँ। मतलब उसने अपने 3 पैसों का सौदा नहीं किया, उसने एक निवेश किया है। एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक ऐसा निवेश जो उसे दुआओं के रूप में वापस मिलेगा। अब ये जो विवेक है, ये जो समझ है, एक बच्चे में कहां से आई? ये उसकी परिस्थितियों से उपजी समझ है। अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। हामिद चिमटे को बंदूक की तरह कंधे पर रखकर अपने दोस्तों के पास लौटता है। शान से। और फिर जो बहस शुरू होती है वो तो कमाल की है। हामिद अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद साबित कर देता है। हाँ, ये हिस्सा दिखाता है कि हामिद सिर्फ त्यागी नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब भी है। हाँ, बिल्कुल। वो अपने फैसले को सही साबित करने के लिए तर्कों का एक पूरा किला बना लेता है। जब दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो वो पलटकर उनके खिलौनों की कमजोरियां गिनाता है। वो कहता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मतलब उसने अपने चिमटे को एक मामूली औजार से उठाकर एक अजय योद्धा का दर्जा दे दिया। सबसे बेहतरीन तर्क तो वो तब देता है जब दोस्त कहते हैं कि उसका चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। वो एक तरह से धांधली पर उतर आता है और कहता है, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो मेरा चिमटा जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। ये तर्क तो मतलब तर्कशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है, लेकिन बच्चों की दुनिया में ये जीत जाता है। क्योंकि ये सिर्फ तर्क नहीं है, ये आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस। सही। हामिद ने जो चुनाव किया है उसे उस पर पूरा यकीन है। वो अपने चिमटे को किसी भी खिलौने से कम नहीं समझ रहा और उसका ये आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि बाकी बच्चे भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, मान जाते हैं सब। अंत में सब मान लेते हैं कि हामिद का सौदा ही सबसे अच्छा है। उनके मिट्टी के खिलौने तो टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा बना रहेगा और उसे दादी की दुआएं भी मिलेंगी। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। गांव पहुंचते पहुंचते सबके खिलौने टूट जाते हैं। हाँ, एक एक करके सब खत्म। जो इस बात का प्रतीक है कि जो क्षणिक सुख होता है वो कितना नाजुक होता है। लेकिन अब कहानी के असली चरमोत्कर्ष, असली क्लाइमैक्स पर आते हैं। हामिद घर पहुंचता है और अमीना का जो रद्द अमल है, उसका रिएक्शन वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसी भी आम इंसान का होगा। हाँ, वो गुस्सा होती है। वो उसके त्याग को नहीं देख पाती, वो उसकी नादानी को देखती है। वो गुस्सा करती हैं, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। उसे दुख इस बात का है कि बच्चे ने दोपहर तक कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन फिर
फिर हामिद एक वाक्य कहता है, बस एक वाक्य जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। और वो एक वाक्य आमीना के सारे गुस्से को एक बहुत गहरे स्नेह में बदल देता है। वाह। प्रेमचंद लिखते हैं, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। वाह। अमीना हैरान है, वो सोच रही है कि इतने छोटे बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक, ये कहाँ से आया? वो ये सोचकर हैरान है कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इस बच्चे का मन कितना ललचाया होगा, लेकिन इसने अपनी इच्छाओं को कैसे दबा लिया। कहानी का जो अंत है वो सबसे ज्यादा भावुक और गहरा है। प्रेमचंद लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस एक पंक्ति का क्या मतलब निकालें? इस एक पंक्ति में कहानी का पूरा सार है, सब कुछ इसी में है। हामिद जो उम्र से एक बच्चा है, उसने एक जिम्मेदार वयस्क की, एक बड़े की भूमिका निभाई। उसने घर की जरूरत को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखा। सही। और अमीना जो एक बूढ़ी और अनुभवी औरत है, वो अपने पोते के इस निश्चल और गहरे प्रेम को देखकर बिल्कुल एक बच्ची की तरह भावुक हो जाती है। हाँ, रोने लगती है। वो रोती है, दामन फैलाकर दुआएं देती हैं। तो भूमिकाएं चाहे वो बदल गई हैं, रोल्स रिवर्स हो गए हैं। बच्चे ने जिम्मेदारी का बोझ उठाया और बुढ़िया उस प्यार को पाकर एक बच्ची की तरह निर्मल हो गई। वाह। ये प्रेम और त्याग का एक चक्र है जो उस एक पल में पूरा हो गया। तो ईदगाह सिर्फ एक बच्चे के चिमटा खरीदने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे प्रेम किसी को भी अपनी उम्र से बहुत बड़ा बना सकता है। ये कहानी उस विवेक की है, उस समझ की है जो किताबों से नहीं, हालात से आती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। क्या? हामिद का त्याग महान है, हम सब मानते हैं, लेकिन क्या हमें उस समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो एक बच्चे को अपना बचपन त्यागने पर मजबूर कर देता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। प्रेमचंद हामिद की महानता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत चुपके से उस व्यवस्था की आलोचना भी कर रहे हैं जहां एक बच्चे को खिलौनों और चिमटे के बीच चुनाव करना पड़ता है। वाकई प्रेमचंद की यही खूबी उन्हें कालजेई बनाती है। तो कुल मिलाकर ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनों की जरूरतों को पूरा करने में है, भले ही उसकी कीमत अपना बचपन ही क्यों ना हो। और ये भी कि सबसे मजबूत चीज लोहा नहीं होता, सबसे मजबूत वो प्रेम होता है जो उस लोहे को खरीदने का फैसला करता है। क्या बात है। इसी ख्याल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ईदगाह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि त्याग का सौंदर्य क्या होता है। बिल्कुल। पर जाते जाते एक सवाल उन सभी के लिए छोड़ जाते हैं जो इस कहानी को गहराई से महसूस करना चाहते हैं। हम हामिद के त्याग का सम्मान तो करते हैं, पर क्या आज के दौर में हम इसे एक बच्चे पर पड़ी जिम्मेदारी के बोझ के रूप में भी देखते हैं? ये कहानी करुणा और सामाजिक सुधार के बीच आखिर कहाँ खड़ी है?